नाज़रीन आदाब, मैं हूं सना वारिस। आप देख रहे हैं कर्नाटक महाराष्ट्र न्यूज। सबसे पहले रुख करेंगे महाराष्ट्र की सुर्खियों का। मोदी हुकूमत का दूसरा मुकम्मल बजट मरकजी वजीर खजाना अरुण जेटली ने किया पेश। सर्विस टैक्स में हुआ इजाफा, बजट गरीबों पर मेहरबान, औसत तबका मुतासिर। अकलियतों की फलाह के लिए स्कीमों का किया गया ऐलान, बजट से अकलियतों को मायूसी। मरकजी बजट पर महाराष्ट्र में मिला जुला रद्द-ए-अमल, कहीं खुशी तो कहीं गम। तो बुलेटिन में सबसे पहले बात बजट की करेंगे। तो आज मरकजी हुकूमत की जानिब से मुकम्मल बजट पेश कर दिया गया। अकलियतों के बहबूद के लिए मरकजी वजीर खजाना अरुण जेटली ने क्या कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। We are celebrating the 125th birth anniversary of Dr. B.R. Ambedkar. This must become the year of the economic empowerment for SC/ST entrepreneurs. We have extensively interacted with Dalit India Chamber of Commerce and Industry on building an entrepreneurship ecosystem. It is proposed to constitute a national scheduled caste and scheduled tribe hub in the MSME ministry in partnership with industry associations. This hub will provide a professional support to scheduled caste and scheduled tribe entrepreneurs to fulfill the obligations under the central government procurement policy, adopting best practices and leverage the stand-up initiative. The scheme for welfare and skill development of minorities, such as multi-sectoral development program and Ustad, shall be implemented effectively. तो मरकजी वजीर खजाना अरुण जेटली ने पार्लियामेंट में आज आम बजट पेश कर दिया है। बजट को लेकर मुल्क भर से अलग अलग तज्जिए सामने आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के रियासती सदर व रुकन पार्लियामेंट अशोक चौहान ने इस बजट को अवाम मुखालिफ बताया है। नांदेड़ में मीडिया नुमाइंदों से वो बातचीत कर रहे थे। अशोक चौहान ने अपने तासुरात जाहिर किए। इसी दौरान अशोक चौहान ने खासतौर पर किसानों को फौरी राहत पहुंचाने के सिलसिले में बजट को पूरी तरह से नाकाम बताया है। इसके अलावा इंटरनेट और दीगर डिजिटल टेक्नोलॉजी के मामले में लगाए जा रहे टैक्सेस पर भी तनकीद की है। नहीं कर रहा हूं, पर जो कमियां हैं इसमें देखिए कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम होने के बाद में पैसा सरप्लस तो निश्चित तौर पर मिला है। तो सरप्लस पैसे का उपयोग करने का प्रयास है, ठीक होना भी चाहिए, गलत कुछ नहीं है। तो दो तीन चीज़ें मुझे लगता है। एक तो आप देख रहे हैं कि जैसे इंटरनेट की सेवा उपलब्ध है। हम लोग आजकल आप देख रहे हैं कि ATMs का इस्तेमाल होता है। प्लास्टिक कार्ड्स के ज़रिए हम लोग पैसे विड्रॉ करते हैं। रेलवे के टिकट निकालने के लिए भी टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर भी सरचार्ज लगाया जा रहा है। तो क्या हम इन चीज़ों को इनकरेज करना चाहते हैं? ATM का इस्तेमाल करना, रेलवे के टिकट क्रेडिट कार्ड से निकालना, इसको इस्तेमाल करना, क्या हम इसको प्रमोट करना चाहेंगे या उसको डिस्करेज करना चाहेंगे? आज के सरचार्ज से लगता है कि सरकार शायद आधुनिक सेवाओं को शायद और टैक्स नेट में लाकर उनका इस्तेमाल करने को शायद नेगेटिव ग्रोथ उसमें या फिर अगर कोई मदद नहीं करने की उम्मीद सरकार से नहीं है। दूसरा विषय इसके सामने जो आ रहा है कि किसानों के बारे में आपने कहीं लॉन्ग टर्म इश्यूज़ पे उन्होंने जोर दिया है। किसानों एग्रीकल्चरल ग्रोथ के लिए काफ़ी सुविधाएं या काफ़ी पैसे की राशि की तरतूद इस बजट में की है, पर लॉन्ग टर्म से ज़्यादा इमीडिएट इश्यूज जो हमारे सामने है कि शेतकरी या किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं उसको रोकना है, तो उसके पूरा कर्जा माफ़ कर देना चाहिए। ये मांग हमारे पहले से कायम आज भी है। तो यूनियन बजट को किसानों और गरीबों का बजट करार दिया जा रहा है। मुंबई जैसे बड़े शहरों को इस बजट से क्या मिला, इससे मुतालिक हमारे नुमाइंदे मुहिउद्दीन ने सोगो सर्वे के CEO हामिद फारूकी से खुसूसी बातचीत की है। बजट में बिजनेस कम्युनिटी को क्या उम्मीदें हैं और क्या फ़ायदा पहुंच पाया है, इसके ताल्लुक से हमारे साथ बात करने के लिए सोगो इंडिया के CEO हामिद साहब सबसे पहले ये बताइए कि मतलब बजट पेश हुआ है, आपका इस पर क्या रिएक्शन है? और मुंबई की जहाँ तक बात की जाए तो जो बिजनेस हब माना जाता है, तो कितना फ़ायदा हो सकता है मुंबई को इस बजट से?
इस बजट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो ये कि हमको उम्मीद थी कि कुछ टैक्स स्लैब में कुछ इजाफा होगा। अभी तक 2.5 लाख थी। बहुत से लोगों का ये मानना था कि फाइनेंस मिनिस्टर इसको 2,75,000 कर देंगे, लेकिन वो हुआ नहीं, जो कि गवर्नमेंट और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, लेकिन एक इंडिविजुअल को उसकी वजह से क्या है, कुछ सेविंग बढ़ेगी नहीं इस साल। तो वो एक वो मसला है। दूसरा ये है कि अर्बन इंडिया के लिए इसमें कुछ ख़ास इस बजट में नहीं है। बॉम्बे अर्बन सिटी है, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट सिटी है। मुझको नहीं लगता इसमें कुछ स्पेशल सौंप है बॉम्बे के लिए, वो भी एक मसला है। एक बात ये बताइए कि मतलब जहाँ तक मेक इन इंडिया की बात हो रही है और स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो स्किल डेवलपमेंट के लिए भी बड़ा बजट रखा गया है, बड़ा पैसा रखा गया है इस बजट में। पैसे एलोकेशन तो हो रहे हैं, लेकिन दो सवाल उठते हैं। एक ये कि क्या वो इनफ है। आज के पहले के प्रोग्राम में भी मैंने ये कहा था कि हिंदुस्तान में इस वक्त 10 से 24 साल के बीच में जो पॉपुलेशन है वो है 30 से 35 करोड़, 35 करोड़ के करीब है। और इंडिया जो है एक यूथ, एक यंग कंट्री है। तो हमारा जो एजुकेशन की तरफ और हेल्थ की तरफ जो ध्यान देना है, जो पैसे उसमें डालना है, वो मुझको नहीं लगता है इनफ है। एक डेवलप कंट्री में जितना उस पर ख़र्च होता है उससे करीब भी नहीं है हम। आपने पैसे तो एलोकेट कर दिए हैं, क्या इसका कोई एक वन सिंगल एंटिटी, एक सिंगल पर्सन इंचार्ज होगा जो इसको सही तरीके से खर्च करके जो एंड यूज़र है उस तक उसका फ़ायदा पहुंचा सकेगा कि नहीं, वो एक बहुत बड़ा मसला है। और ज़्यादातर स्कीम में आप देखेंगे इंडिया में वो एक बहुत बड़ा मसला होता है। और इस पे ये कोई एक गवर्नमेंट का मसला नहीं है, ये बीजेपी का मसला नहीं है, ये कांग्रेस का मसला नहीं है, ये मुझको लगता है पूरे इंडिया का मसला है कि सिस्टमिक प्रॉब्लम है हमारे वहाँ के। हम लोग स्कीम्स को अच्छे तरीके से एंड यूज़र तक नहीं पहुँचा पाते हैं और इस पर ध्यान देना चाहिए। सर एक सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि मतलब मुंबई के लिए कुछ खुसूसी ऐलान नहीं किया गया है, महाराष्ट्र के लिए कुछ खुसूसी ऐलान नहीं किया गया है, क्योंकि मुंबई जो है वो एक बिज़नेस हब भी माना जाता है। यहाँ पे बहुत से इशू हैं, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इसके जो नई नई चीज़ों का ऐलान हुआ है उसका कितना असर पड़ सकता है मुंबई पर? मुझको ये उम्मीद थी कि हो सकता है स्मार्ट सिटीज़, ये सब कॉन्सेप्ट में बजट में एलोकेशन हो, लेकिन वो भी मुझको दिखा नहीं है। एक सरसरी नज़र डालने पे कुछ उसमें समझ में नहीं आया कि स्मार्ट सिटीज़ का भी कुछ है। न्यू बॉम्बे मुझको लगता है स्मार्ट सिटी में एक है, मुझको उम्मीद थी कि उसमें पैसे का कुछ एलोकेशन होगा, तो न्यू बॉम्बे डेवलप होगी तो उसका असर बॉम्बे पे भी बहुत पॉजिटिव बनेगा। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा मसला इस वक्त है पॉपुलेशन डेंसिटी, जो कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा हो चुका है बॉम्बे में। तो थोड़ा सा डिस्पर्स होगी, थोड़ा सा ओवरऑल स्प्रेड आउट होगी तो सबको उसका फ़ायदा होगा। और बैंक्स लोन बहुत ही हाई परसेंटेज पे दे रही हैं और वो भी बहुत मुश्किल से दे रही हैं। तो मुझको लगता है कि ये एक बहुत बड़ा मसला है। जब तक आप बैंक्स को अच्छे से फ़ंड नहीं कर सकेंगे और उनके पास लिक्विड कैश नहीं होगा लोगों को लोन देने के लिए और अच्छे टर्म्स पे लोन देने के लिए, तो जब तक परचेसिंग पावर नहीं आएगा मार्केट में तो रियल एस्टेट कहीं बहुत ज़्यादा हिलने वाली नहीं है। मैं बच्चों हमसे बात करने के लिए माना जा रहा है कि मतलब किसानों के लिए और गरीबों के लिए ये बजट बहुत अच्छा हुआ, लेकिन मुंबई के लिए कुछ ख़ास ऐलान नहीं हो पाया है। कैमरामैन अमूल वाक के साथ मोहिउद्दीन, ETV न्यूज़, मुंबई। तो आज मरकजी हुकूमत ने आज बजट पेश कर दिया है। वजीर खजाना अरुण जेटली ने बजट पेश किया है। मिला जुला रद्द अमल भी सामने आ रहा है। बजट से किन किन लोगों को खुशी मिली है और किन लोगों को गम मिला है। अगर रियासत महाराष्ट्र की बात करेंगे तो हमारे साथ लाइव स्टूडियो से जुड़ चुके हैं राजेंद्र सिंह राव, जो कि मार्केट एक्सपर्ट हैं। अगर मार्केट एक्सपर्ट की बात करेंगे तो इस बजट को लेकर 10 में से 7 नंबर मार्केट एक्सपर्ट्स दे रहे हैं। आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। आप हमारे बुलेटिन में सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आप इस बजट से मुत्तफिक हैं, कितने नंबर देना चाहेंगे इस बजट को? तो मैं 10 में से 7 नंबर देना चाहूँगा, क्योंकि ये बजट बेसिकली सिर्फ किसानों के हिसाब से और रूरल एरिया को देखते हुए बहुत अच्छा बजट है, पर ओवरऑल अर्बन एरिया के लिए कुछ भी बजट नहीं आया है। प्लस इसमें जो इनकम टैक्स के स्लैब्स वगैरह के बारे में कोई चेंजेस नहीं है। प्लस एक अजीब सा टैक्स रूल लगा है, जो क्लीन एनर्जी सेस टैक्स जो था, जो पहले की 200 रुपये पर टन के हिसाब से लगता था, उसको बढ़ा के 400 रुपये टन कर दिया है। और पावर सेक्टर के लिए ये ऑलरेडी बहुत खतरनाक है, क्योंकि इसमें कॉस्ट ऑफ पावर आपकी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जी। और किसी सर्विस टैक्स भी बढ़ा दिए गए हैं। क्या लगता है कि आम आदमी जाहिर सी बात है परेशान ही होगा?
यस, ये सर्विस टैक्स बढ़ने से ओवरऑल महंगाई बढ़ेगी जी। हालांकि ये बढ़ा सिर्फ आधा % ही है, जो कि ऑलरेडी 14.5% था, इसको बढ़ा के 15% किया है, जी। बट इससे भी फर्क पड़ेगा महंगाई पे। जी, आम लोगों का कहना है कि उनके लिए कुछ नहीं किया गया। महाराष्ट्र की अगर मुंबई की बात करेंगे तो मुंबई में भी जो कि बिजनेस हब कहा जाता है, मुंबई के लिए भी कुछ नहीं रहा इस बजट में, ये भी कहा जा रहा है। आप कैसे देखते हैं इसको? नहीं, मुंबई शहर के लिए इस बजट में कुछ भी खास नहीं है। ना तो मिडिल क्लास के लिए, एक जो सर्विस क्लास पॉपुलेशन जो है, और एक इनकम टैक्स में जो स्लैब की एक जो आशा की जा रही थी कि जो बढ़ा जाएगा, वो एज इट इज रखा गया है, जिसको कम से कम भी 3 लाख रुपए करना चाहिए था। जी, मुल्क की मईशत को हम देखते हैं राजेंद्र राव सिंह जी की, मुल्क की मईशत को यानी इकोनॉमी को बढ़ावा देते हैं किसान। किसानों के लिए मिला जुला रद्द-ए-अमल हमारे साथ सामने आ रहा है, हमारे सामने। किसान खुश नहीं है, वो कह रहे हैं कि उनके लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि हमने देखा है कि खुदकुशी के वाकयात भी महाराष्ट्र में भी देखे गए हैं। नहीं, खुदकुशी का वाकयात एक अलग इशू है, बट ओवरऑल रूरल इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा रखा गया है, प्लस इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत रखा है, जिससे कि आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत होगा, जिसमें कि एक रोड बनाने का बहुत अच्छा प्रोपोजल रखा है, नेशनल हाईवेज़ को डेवलप करने का है, स्टेट हाईवेज़ को नेशनल हाईवेज़ में कन्वर्ट करने का जो एक प्रोग्राम है वो बहुत अच्छा है, और आगे चल के इसका लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा फ़ायदा होने वाला है। और किसानों का जो है वो एक मानसून पे बहुत बड़ा फ़र्क आता है कि किसान अगर खुदकुशी करता है, वो इसलिए करता है कि उसकी खेती पूरी नहीं हो पाती, वो उसका इम्पैक्ट जो आता है वो मानसून के कारण आता है, ना कि बजट के कारण आता है। एक चीज़ है कि जो किसान को जो अपना प्रोडक्शन है उसकी एक फेयर प्राइस मिलनी चाहिए, जो कि एपीएमसी टैक्स, एपीएमसी के हिसाब से जो एक है मिनिमम जो प्राइस है, प्रोक्योरमेंट प्राइस जो है, उसमें भी काफ़ी बढ़ावा किया है। उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, ई पोर्टल के हिसाब से उन्होंने ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम चालू किया है एफसीआई के थ्रू, तो उसमें शायद किसानों को बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा आगे चल के। जी, राजेंद्र जी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र को बजट में कुछ नहीं दिया गया है, लेकिन आप कह रहे हैं कि आप 7 नंबर दे रहे हैं, तो जिस तरीके से मार्केट एक्सपर्ट अंदाजा लगा रहे थे, तो क्या ये बजट अच्छी साबित हो रही है उस ताल्लुक से? ये बजट अभी वैसे बहुत अच्छा बजट इसको नहीं बोला जा सकता, क्योंकि ये पॉपुलिस्ट बजट नहीं हो कि ये एक फंडामेंटल्स के ऊपर बजट बनाया गया है। इसमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और एक रूरल ग्रोथ के ऊपर काफ़ी ध्यान दिया गया है। अगर रूरल ग्रोथ और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट होगा तो ओवरऑल इंडस्ट्री में डिमांड आगे आती है और उसमें जॉब क्रिएशन में बहुत फ़ायदा मिलता है। तो ये इमीडिएट कोई आज के दिन या 5-7 दिन में या 1 महीने में कोई फ़र्क नहीं दिखने वाला, बट 6 से 8 महीने में इसका फ़र्क ज़रूर दिखेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट जुड़े हुए थे राजेंद्र सिंह राव जी, उन्होंने भी खैर मकदम किया इस बजट को लेकर। हालांकि उन्होंने कहा कि ये बजट कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन इसके जो अंदाजे हैं और जो लोग लगा रहे थे मार्केट एक्सपर्ट, उसको लेकर कहीं ना कहीं थोड़ी अच्छी साबित हो रही है बजट। और वहीं अगर हम बात करेंगे किसानों की, तो आम बजट को लेकर महाराष्ट्र के किसानों को कुछ भी नहीं मिला है, साथ ही किसानों पर कर्ज का बोझ भी बढ़ गया है, ये कहना है महाराष्ट्र असेंबली के हिज़्ब मुखालिफ लीडर राधा कृष्ण वेखे पाटिल का। खोखला बजट है, इसमें खाली बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं। किसानों के बारे में कहा जाए तो अगर 3 साल से महाराष्ट्र में सूखा है या देश में भी सूखा है, और ये भारतीय जनता पक्ष शिवसेना का गवर्नमेंट महाराष्ट्र में आने के बाद सबसे ज़्यादा आत्महत्या किसानों की हुई, उसके चलते किसानों को कुछ राहत देने की उसमें हम अपेक्षा कर रहे थे कि घोषणा सरकार करेगी। लेकिन तो सरकार ने जो कहा है कि हमने 8 लाख करोड़ के बजाय 9 लाख करोड़ तक लोन उनकी जो क्वांटम में बढ़ाया है, यानी दोबारा हम किसानों को लोन के ट्रैक में ढकेल रहे हैं। वही एनसीपी के कौमी तर्जुमान नवाब मलिक का कहना है कि आवाम का इसमें कोई फायदा नहीं है, इसका फायदा बिल्डर लॉबी को होगा। तो उद्धव ठाकरे की अगर बात करेंगे तो उद्धव ठाकरे का बजट के बारे में कहना है कि किसानों को जो राहत देने का ऐलान किया गया है उसमें उन्हें और ज्यादा दिए जाने की जरूरत थी। मी माझी प्रतिक्रिया देतो आणि ही प्रतिक्रिया गेल्या 70 वर्षात आणखीन कोणाची वेगळी आली असेल तर तुम्ही बघा, बाजूनी मांडायची असेल तर देशाला प्रगती पथावर नेणारा हा अर्थसंकल्प आहे, याचे दूरगामी परिणाम फार चांगले होणार आहेत। विरोधात विचाराल तर गरिबांना गरीब आणि श्रीमंतांना श्रीमंत करणारा असा अर्थसंकल्प आहे। मला वाटतं या 2 प्रतिक्रियांखेरीज गेल्या 70 वर्षात जास्त काही प्रतिक्रिया उमटल्या असल्याचं मला वाटत नाही। दुर्दैव असं आहे की दरवर्षी अर्थसंकल्प मांडले जातात, एका अपेक्षेने जनता त्यांच्याकडे बघत असते, तज्ञ त्याचा अर्थ काढत असतात,
मागे मला आठवते नानी पालखेवाला ब्रेवन स्टेडियमवरती मोठं एक तो समारोह करायचे आणि अर्थसंकल्पातले बारकावे हे जनतेला समजून सांगायचे। इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद रुख करेंगे कर्नाटक की खबरों का। ब्रेक के बाद कर्नाटक बुलेटिन में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं और इस वक्त बात करेंगे असेंबली सेशन की। कर्नाटक की 14वीं असेंबली के नवे इजलास का आज से आगाज हुआ। गवर्नर वाजूभाई वाला ने दोपहर 12 बजे दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से खिताब भी किया। गवर्नर ने खिताब में हुकूमतों की स्कीमात पर रोशनी डाली। गवर्नर के खिताब के साथ इजलास को कल तक मुलतवी कर दिया गया। 5 मार्च तक चलने वाला ये सेशन काफी हंगामा खेज होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इस सेशन में काफी अहम बिलों को मंजूरी भी मिलना है। हुकूमत को घेरने के लिए अपोजिशन जमातों ने भी पूरी तरह से कमर कस ली है। खुश्क साली, पीने के पानी का मसला, पावर कट्स, किसानों की खुदकुशी के वाकयात, लोकायुक्त की तकर्री के मामले पर दोनों ऐवानों में हंगामा आराई के इम्कानात हैं। जिला और ताल्लुका पंचायत इंतखाबात के बाद जनता दल और बीजेपी के दरमियान कुर्बत बढ़ी है, इसलिए ऐसा समझा जा रहा है कि दोनों जमातें मिलकर हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर करेंगी। इसके अलावा वज़ीर आला सिद्धरमैया की कीमती घड़ी पर भी अपोजिशन जमातें हुकूमत को घेरने की तैयारियों में लगी हुई हैं। हालांकि वज़ीर आला सिद्धरमैया घड़ी तनाज़े पर अपना मौक़िफ़ साफ कर चुके हैं। इसके बावजूद बीजेपी कांग्रेस को दिफाई पोजीशन में धकेलने के लिए घड़ी का मामला उठा सकती है। रियासती बीजेपी सदर प्रहलाद जोशी घड़ी मामले पर सिद्धरमैया से इस्तीफे का मुतालबा कर चुके हैं। वहीं जेडीएस लीडर कुमारस्वामी भी सख्त अल्फाज में सिद्धरमैया को निशाना बना रहे हैं। किसानों के मामले पर भी अपोजिशन जमातें आस्तीन चढ़ाए हुए हैं। खरीफ की 45% और रबी की 70% फसल तबाह होने के बावजूद हुकूमत की जानिब से किसानों को मुआवजा देने में ताखीर पर हुकूमत को घेरा जा सकता है। असेंबली के 3 हलकों के ज़िमनी इंतखाबात और जिला और ताल्लुका पंचायत के इंतखाबात में कांग्रेस के कमज़ोर मुजाहिरे ने अपोजिशन जमातों के हौसले बुलंद कर दिए हैं, जिसका मुजाहिरा ऐवान में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा इस सेशन में कुछ अहम बिल तो मरकजी हुकूमत ने आज अपना बजट पेश कर दिया है। कर्नाटक के हिस्से में क्या कुछ आया है, बात करेंगे। हमारे साथ लाइव स्टूडियो से जुड़ चुके हैं सैयद शफीउद्दीन, जो कि जेडीएस लीडर हैं। आपका खैर मकदम है हमारे बुलेटिन में। सबसे पहले जानना चाहेंगे, आप इस बजट से खुश हैं? बजट से खुश होने से पहले एक बात पर मैं रोशनी डालना चाहूँगा कि पिछले साल जो बजट पेश किया गया था और जो कुछ अक़लियतों के लिए बतलाया गया था, जो कुछ प्रोविज़न किया गया था, उसमें से सिर्फ 26% साल भर में खर्च हुआ है। बाकी तकरीबन 76% 76% खर्च ही नहीं हुआ और बिल्कुल नॉन इम्प्लीमेंटेशन हो गया। इम्प्लीमेंटेशन ओनली फॉर 26%, जो कि मॉनिटरिंग करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। और अक़लियतों को सिर्फ नाम के लिए बजट में बता देना, अक़लियतों की फलाह बहबूदी के लिए बजट में हिस्सा निकालना और वो खर्च ना करना, कभी ये आइंदा तरक्की हरगिज़ नहीं होगी। सबका विकास, सबका साथ जो कहा जा रहा है, ये सब गलत साबित हो रहा है। पिछले साल से कोई तरक्की अक़लियतों की नहीं हुई और तालीमी महाज में अक़लियतें पीछे हैं, पीछे ही रही हैं। ना कोई कॉलेज बना है और 5 यूनिवर्सिटियाँ, टीपू सुल्तान के नाम से 5 यूनिवर्सिटियाँ अनाउंस की गई थी मनमोहन सिंह साहब की गवर्नमेंट में। अभी तक उसके बारे में कुछ भी नहीं किया बीजेपी ने, ना ही बजट में उसके बारे में कोई बात कही गई है। यानी जो स्कीमें शुरू की गई हैं अक़लियतों को लेकर, वो फिर से बेकार जाएंगी पिछले साल की तरह। जी, और एक यूनिवर्सिटी जो कर्नाटक में आने वाली थी, टीपू सुल्तान यूनिवर्सिटी के नाम से, उसके बारे में अभी तक अक़लियतों के लिए कोई बात नहीं कही जा रही है। अगर अक़लियतें यूनिवर्सिटी आती हैं तो तरक्की करेंगी और सबका साथ सबका विकास तब होगा। ये सिर्फ मुंह में बोलने के लिए सबका साथ सबका विकास और करने के लिए कुछ भी नहीं हो रहा है, जिसके लिए हमें बहुत एतराज़ है। जी, सबका साथ सबका विकास का नारा देती है मरकजी हुकूमत, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं होता है, ये तमाम लोग कहते हैं। अगर हम बात करेंगे कहत साली की, तो कर्नाटक रियासत भी मुतासिर रहा है और किसानों की बात करेंगे तो ज़्यादातर किसान वहां पर खुदकुशी किए हैं। अब जो बजट दिया गया है, किसानों को लेकर खुश करने की कोशिश की गई है क्या?
किसानों को सबसे उनके जो खर्च हैं बैंकों में उसे माफ करने का सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट उसके बारे में बजट में मख्तस करना चाहिए, जो नहीं किया है। दूसरा यह है कि बहुत सारे किसान जो खर्च के बोझ से अपनी जान खुदकशी कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा है क्योंकि खर्च साली बहुत है। तकरीबन 50% से ज़्यादा एरिया हमारा मुतासिर हुआ है। लिहाजा किसानों को मदद करने के लिए बजट में ऐसा प्रोविजन करना चाहिए जिससे बैंकों का कर्जा माफ़ किया जा सके। सिर्फ सूद नहीं बल्कि पूरा कर्जा माफ़ कर दिया जाए, ताकि अगर किसान बैकबोन है हमारे मुल्क के, अगर किसान बैकबोन है, बैकबोन खड़ा है तो मुल्क खड़ा है। किसान अगर खुदकशी करते रहें तो ये हमारे सबके लिए बहुत ही दुख की बात है, सारे देश के लिए दुख की बात है, और मरकजी हुकूमत के लिए भी ये इस तरफ ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। देही इलाकों की तरक्की की बात की गई है इस बजट में, यानी रूरल डेवलपमेंट की बात की गई है, वहीं किसानों पर कर्ज के बोझ बढ़ाए गए हैं। इन दोनों चीजों को किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, रूरल जो कुछ ये नारे दे रहे हैं वो अलग बात है। पिछले साल की तरह नारे दिए गए थे, अब तक कुछ भी नहीं हुआ जी। हमारे जितने महंगाई आसमान को छू रही है, अब ये नारे दे रहे हैं और स्कीमें का ऐलान कर रहे हैं, और हमारे वजीर आजम जो हैं जगह जगह पे जाकर हर स्कीम का ऐलान कर रहे हैं, जबकि लोग जो है ना दाल खरीद सकते, ना चावल खरीद सकते, ना रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इतना तंग आए हुए महंगाई से सबसे पहले महंगाई को कंट्रोल में करना है, और किसानों के लिए खुसूसन उनके लिए ऐसे स्कीम का ऐलान करना है जिससे उनके पूरे खर्चे माफ़ हो सकें और आइंदा वो फसल लगाने के लिए आसानी हो सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ सैयद शैफुद्दीन जो कि जेडीएस लीडर हैं वो जुड़े हुए, तो उन्होंने सीधे तौर पर मरकजी हुकूमत के बजट पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसान जो मुतासिर हैं उनके कर्ज का बोझ जो उनके ऊपर है उसे कम किया जाए, ना कि किसानों की स्कीमात को शुरू किया जाए बल्कि उसे अमली जामा भी पहनाया जाए। मरकजी वजीर अरुण जेटली की बात करेंगे। उन्होंने इस साल 2016-17 का बाम बजट पेश कर दिया। इस बजट में अक़लियतों की फलाह के लिए कई स्कीमों का ऐलान भी किया गया। बजट के चंद दीगर अहम निफाज में आम हिंदुस्तान के लिए आला तालीम फराहम करने का मंसूबा है। सर्व शिक्षा अभियान के लिए भारी फंड मुख्तस किए जाएंगे। गरीब और जरूरतमंद के लिए 1,30,000 का बीमा पॉलिसी का भी ऐलान किया गया है। तमाम जिला अस्पतालों में कौमी डायलिसिस स्कीम, डिजिटल इंडिया स्कीम गांव तक पहुंचाई जाएगी। जमीनों का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा। मनरेगा के लिए 30,500 करोड़ रुपए मुख्तस। ग्राम पंचायतों 2.82 करोड़। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में 100% FDI। सर्विस टैक्स में 0.5% का इजाफा होने से मुख्तलिफ चीजें महंगी हो गई हैं। सर्विस टैक्स जो पहले 14.5% था वो अब 15% हो गया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते आपको बताते हुए चले कि आप हमारी वेबसाइट urdu.pradesh18.com पर मजीद खबरें तफसील के साथ देख सकते हैं। आदाब।